वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में एक टेस्ट का लिंक डाला था और बहुत सारे लोग ने टेस्ट दिया और कितना लोग बहुत वीडियो देखते हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे पाते हैं। वीडियो देखते हैं और सीधा आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं और टेस्ट भी नहीं दे पाते। तो आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको उसमें घाटा। टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़े, क्या आपको पास नॉलेज है। इसलिए आप टेस्ट दीजिए। हर एक बार मैं वीडियो पोस्ट करूंगा उसमें टेस्ट का एक लिंक दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेस्ट का लिंक दिया रहेगा और उसका पासवर्ड है बंगाली सब स्मॉल में BENGALI। आप टेस्ट दीजिएगा तभी आपका पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप टेस्ट देना नहीं भूलें। तो आज हम आपको ALP प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि पिछला वीडियो एक ALP प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था, उसमें 20 क्वेश्चन कराए थे और आज 20 क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी अल्कलाइन सेल को 12 घंटे तक 4 एम्पियर की कांस्टेंट करंट पर डिस्चार्ज किया जाता है और इसे अपनी समान चार्जिंग अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पियर की नियत धारा की आवश्यकता होती है। तो एम्पियर आवर निकालें। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना होगा। एम्पियर आवर निकालने के लिए डिस्चार्जिंग करंट यानी करंट और आवर दोनों का डिस्चार्जिंग करंट डिस्चार्जिंग आवर और चार्जिंग करंट चार्जिंग आवर यानी इंटू 100। यानी हमको पहले देखना है इसमें कि अल्कलाइन सेल का डिस्चार्जिंग कितना 12 घंटे में 12 घंटे तक 4 एम्पियर की कांस्टेंट करंट से डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ करंट कितना है 4 एम्पियर और कितना आवर्स है 12 आवर्स। चार्जिंग करंट हम देखेंगे, चार्जिंग करंट मेरा कितना दिया गया है 3 एम्पियर और घंटा कितना है 20 आवर्स इंटू 100 कितना होगा 12 चौ 48 20 60 इंटू 100। जब इसको हम काटेंगे शून्य से काट देगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 16 तिया 48 और 16 पचे 80। यानी मेरा पहला ऑप्शन है 70%, सेकेंड है 90%, थर्ड है 60%, फोर्थ में है 80%। तो इसका आंसर कितना होगा 80%। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिया जाता है। तो ये फार्मूला आप उतार लीजिएगा, कहीं नोट्स कर लीजिएगा कि ऐसा प्रॉब्लम जब भी आए तो आप सोल्व कर सकते हैं। ID डी से डिस्चार्ज, I से करंट, D से डिस्चार्ज, S से आवर, C से चार्जिंग, I से करंट और C से चार्जिंग, S से आवर्स इंटू 100। दूसरा क्वेश्चन है मेरा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या है? ऑप्शन में पहला स्वतः संतुलनकारी मोटर है, दूसरा है सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है, तीसरा है सेल्फ स्टार्ट मोटर है, चौथा है सेल्फ कंट्रोल मोटर है। तो पहले हम जानेंगे सिंक्रोनस मोटर क्या है। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि मोटर में एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। अगर सिंपल सा इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं और मेरा मोटर चालू हो जाता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं होता। अगर सिंक्रोनस मोटर में हम स्टेटर में सप्लाई दें और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो और मोटर स्टार्ट नहीं हो पाता है, यानी ये सेल्फ एक्साइटेड नहीं है, इसको बाहर से एक्साइट किया जाता है। अगर हम बात मतलब हमारे यहाँ सिंक्रोनस मोटर है, इसको स्टेटर में हमने सप्लाई दिया, 3 फेज सप्लाई दिया, ठीक है। तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, यानी ये भी बोल सकते हैं जो स्टेटर में जो सप्लाई देते हैं, स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, NS। किस चीज से डिनोट करते हैं? NS से सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड को NS से डिनोट करते हैं। यानी हम जब स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और बाहर से हम रोटर में DC सप्लाई दिए
जब हम रोटर में डीसी सप्लाई देते हैं तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और एक मेरा स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो हमेशा ही सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में दिया जाता है कि सिंक्रोनस स्पीड, एनएस में सिंक्रोनस स्पीड, एनआर में रोटर स्पीड, यानी हमेशा ही रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। सिंक्रोनस स्पीड हमेशा ही ज्यादा होता है किससे? रोटर स्पीड से। यानी रोटर स्पीड कम होगा तो सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा होता है। तो हमेशा ही जब सप्लाई दी है सिंक्रोनस स्पीड हुआ और इधर जब डीसी सप्लाई दी रोटर में तो इससे रोटर स्पीड हुआ। तो ये दोनों में क्या होता है, जैसे ही हम रोटर में सप्लाई देते हैं तो मेरा क्या होता है, रोटर स्पीड होता है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और रोटर मूव करता है। अगर क्लॉकवाइज में रखा रहेगा तो क्लॉकवाइज में मूव करेगा। बात मतलब ये क्लॉकवाइज में मूव किया तो मेरा ऐसा हो गया। जैसे ही ये क्लॉकवाइज में मूव करता है तो ये जो स्टेटर में है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ था उसी टाइम ये हाफ साइकिल पार कर जाता है, ये हाफ साइकिल पैदा कर जाता है। तो मेरा क्या होता है कि स्टेटर और रोटर में दोनों में डिफरेंट पैदा हो जाता है। स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड दोनों का डिफरेंट पोलैरिटी हो जाता है, यानी स्टेटर का पोलैरिटी चेंज हो जाता है। स्टेटर का जो साउथ पोल रहता है वो नॉर्थ पोल रहता है और जो नॉर्थ पोल रहता है वो साउथ पोल रहता है, जबकि रोटर का पोल का पोलैरिटी चेंज नहीं होता है। यानी मेरा जो नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल ही रहेगा, साउथ पोल है तो साउथ पोल ही रहेगा। यानी स्टेटर का पोल का पोलैरिटी चेंज हो गया लेकिन रोटर का पोल का पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, अगर स्टेटर का पोल का पोलैरिटी चेंज हो गया, अगर साउथ से नॉर्थ हो गया और रोटर का पोल का पोलैरिटी वही रह गया, यानी हमारे पास स्टेटर का पोल का पोलैरिटी साउथ है और रोटर का पोल का पोलैरिटी पहले से क्या था, नॉर्थ था। ये चेंज हो गया, स्टेटर वाला साउथ हो गया। तो साउथ और नॉर्थ मेरा क्या होता है, अट्रैक्ट करेगा यानी अपने ओर खींचेगा। तो ये क्या हो गया, ये साउथ ये नॉर्थ, ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर भी नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होता है, ये अपने स्थान पर ही रहेगा, यानी यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, हल्का सा हिलता हुआ प्रतीत होगा। कहा कि हम जानते हैं कि आपको मैग्नेट हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। यानी असमान पोल, नॉर्थ और साउथ दोनों असमान पोल है तो अट्रैक्ट करता है, समान पोल रिपल करता है। तो ये असमान पोल है, अट्रैक्ट कर लिया, इसको आगे पीछे हिलने नहीं दिया। तो हमारा तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर को भी सिंक्रोनस स्पीड पर लाना पड़ता है। जब रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर लाते हैं तभी मेरा सिंक्रोनस मोटर चालू होता है। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, सिंक्रोनस मोटर खाली स्थान है, स्व संतुलनकारी मोटर है, सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है, सेल्फ स्टार्ट मोटर है, सेल्फ कंट्रोल मोटर है। तो क्या होता है मेरा सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है बल्कि उसे बनाया जाता है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, किसी एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए प्रयुक्त लग का पहचान कीजिए। यानी लग लगाना है, तो पहला तो मेरा कनेक्टर है नहीं होगा, दूसरा है इंसुलेटेड स्लीव लग, तीसरा है कॉपर लग, चौथा है बायोमेटेलिक केबल लग। तो यानी बस बार के लिए हम क्या लगाएंगे, बायोमेटेलिक केबल लग। ओके, तो अगला क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर, बोल रहा घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करें। तो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि घरेलू उपकरणों में कौन कौन सा केबल प्रयोग होता है और कितने मंथ के लिए कौन सा केबल प्रयोग होता है। तो जो पिछला वीडियो देखेंगे वो तो तुरंत मार देंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, गोल लचीली केबल। तो बोल रहा घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन कीजिए। तो गोल लचीली मीन्स यानी राउंड रहता है, लचीली मीन्स फ्लेक्सिबल केबल, यानी जो घर में हम लोग प्रयोग करते हैं, कैसा केबल का प्रयोग करते हैं, फ्लेक्सिबल केबल का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर जो फ्लेक्सिबल हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी हो। ये कवच युक्त तो नहीं करते हैं, सपाट केबल भी नहीं करते हैं, परिरक्षित केबल भी नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो राउंड फ्लेक्सिबल केबल है यानी लचीली केबल है, ये मेरा घरों में ज्यादा उपयोग होता है।
दूसरा 5 नंबर में मेरा है, किसी अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड होने की घटना में क्या होता है। अगर अल्टरनेटर मेरा ओवर एक्साइटेड है या सिंक्रोनस मोटर बोलता है कि ओवर एक्साइटेड चल रहा, तो उसका पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ओवर एक्साइटेड होता है तो मेरा पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर में चलता है। अगर यही बोलेगा कि अंडर एक्साइटेड है तो अंडर एक्साइटेड में मेरा क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर में चलता है। अंडर एक्साइटेड में लैगिंग पावर फैक्टर, ओवर एक्साइटेड में लीडिंग पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन मेरा है, बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। यानी बिजली का कोई काम कर रहे हैं और वहां पर हमारे को बिजली के झटके से बचाने के लिए जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो बिजली के झटके से बचाता है दिया गया। पहला है ड्राई वुड, दूसरा है बेट वुड, तीसरा है बेट रोप, चौथा है मेटल रड। तो मेटल रड तो होगा नहीं, मेटल रड से अगर यहाँ पर करंट पास करेगा तो मेरे को और झटका लगेगा, तो इससे नहीं बच सकते। बेट रोप यानी भींगा हुआ रस्सी हमारे पास है तो उससे भी झटका लग सकता है। बेट वुड यानी भींगा हुआ लकड़ी है तो इससे भी हमारे को झटका लगेगा। पहला ऑप्शन है ड्राई वुड यानी सूखा हुआ लकड़ी, तो ड्राई वुड मेरा करेक्ट आंसर है। यानी बिजली के काम के दौरान बिजली के झटके से बचाता है कौन सा, सूखा लकड़ी। यानी सूखा लकड़ी का प्रयोग करने से हमारे को बिजली का झटका नहीं लगता। ये मेरा 6 नंबर हो गया। 7 नंबर बोल रहा, दी गई आकृति में रेती का पहचान कीजिए। तो हमारे फ्रेंड मैकेनिकल का आपको फीटर में बताए होंगे कि फाइल कितने प्रकार के होते हैं, किसका कहाँ उपयोग किया जाता है। अगर जो नहीं देखे हैं वो फाइल का एक वीडियो उस मेरा सुजीत ठाकुर दोस्त जो कि लोड किए हैं वो आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर, तो फाइल के बारे में आपको फुल जानकारी मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, ये फाइल दिया गया, अगर सिंगल एक ही लेयर रहता तो मेरे को पूछता है कि कौन सा फाइल है, तो सिंगल कट, लेकिन इस पर डबल लेयर है, एक इधर और एक इधर, तो कौन सा हो गया फाइल, डबल कट। आठ नंबर का बोल रहा, निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट क्या किससे बना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल के बारे में। तो एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल में भी 2 तरह का सेल होता है, एक होता है लीड एसिड सेल और दूसरा होता है अल्कलाइन सेल। तो अल्कलाइन सेल में मेरा 2 सेल आता है, एक होता है निकेल आयरन सेल, एक होता है निकेल कैडमियम सेल। तो इसमें कौन सा सेल के बारे में पूछ रहा, निकेल आयरन सेल के बारे में बोल रहा। तो निकेल आयरन सेल के बोल रहा है कि धनात्मक प्लेट क्या चीज से बना होता है। तो निकेल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट मेरा क्या चीज से बना होता है, निकेल हाइड्रा ऑक्साइड। अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता निकेल आयरन सेल की ऋणात्मक प्लेट क्या चीज से बना होता है, तो क्या चीज से बना रहेगा, आयरन ऑक्साइड से। यानी निकेल आयरन सेल का जो ऋणात्मक प्लेट है क्या चीज से बना होता है, आयरन ऑक्साइड से। तो इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। और इससे कुछ क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जो कि हम बताएंगे। इसमें पूछा जाता है कि फुल चार्ज अवस्था में निकेल आयरन सेल का ईएमएफ कितना होता है। यानी फुल चार्ज अवस्था में निकेल आयरन सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट। अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ईएमएफ हो जाता है 1.1 वोल्ट। अगर इफिशियंसी पूछे कि निकेल आयरन सेल का इफिशियंसी कितना होता है तो 80% होता है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन में रहा 9 नंबर, बोल रहा डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी मेरा एक डीसी मोटर होता है, एक मेरा होता है एसी मोटर। तो डीसी मोटर में कौन कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है और एसी मोटर में कौन कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर में हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट होता है शंट मोटर के लिए, अब 4 पॉइंट कंपाउंड मोटर के लिए प्रयोग करते हैं। सिंपल सी जानते हैं। तो एसी मोटर में उसी प्रकार मेरा होता है डेल्टा स्टार्टर होता है, फिर रोटर होस्टेज स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। तो एचपी पर डिपेंड करता है कितना एचपी का मोटर है, उसके अनुसार एसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये डीसी मोटर में कौन सा स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता। तो जैसा कि हमने बताया कि डीसी मोटर में हम कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो डेल्टा स्टार्टर जो मेरा एसी मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए डीसी मोटर में कौन सा स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाएगा, डेल्टा स्टार्टर। ये प्रयोग होता है हमेशा एसी के लिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त
कंडक्टर खाली स्थान होना चाहिए। या फिर दो चीज का होता है, या कॉपर या एल्युमिनियम। ज्यादातर क्या प्रयोग करते हैं, कॉपर, क्योंकि इसका टेंजाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसका कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो इसलिए हम ज्यादा कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो कॉपर का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 में मेरा है कॉपर। ये मेरा हुआ 10 नंबर का। 11 नंबर में बोल रहा है स्क्वारल गेज मोटर की गति चेंज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं एफ बराबर फॉर्मूला होता है मेरा एनपी बटा 120। जब एन निकालेंगे तो 120 एफ बटा पी होता है, यानी स्पीड पोल की संख्या पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ ऑप्शन है पहला, रोटर सर्किट के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, तो इस पर नहीं करेगा, रेजिस्टेंस पर। स्टेटर लाइन में करंट के अनुसार परिवर्तित करता है, ये भी नहीं होगा। ये स्टेटर पोल की संख्या को बदलकर बदल दिया जाता है। एक और उसी तरह सेम ऑप्शन है, रोटर पोल की संख्या में परिवर्तन के अनुसार बदला जाता है। तो हम जब भी चेंज करते हैं पोल की संख्या तो किसमें, स्टेटर में, रोटर में नहीं। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, स्टेटर पोल की संख्या को बदलकर हम स्क्वारल गेज इंडक्शन मोटर की गति को हम चेंज करते हैं। ये मेरा 11 नंबर। 12 नंबर में बोल रहा परिचालन के दौरान डीसी शंट मोटर का फील्ड ओपन हो जाए तो स्पीड क्या हो गया। अगर मेरे पास डीसी शंट मोटर है, अगर उस रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में अगर उसका फील्ड मेरा ओपन हो जाए तो क्या होता है। तो रनिंग कंडीशन में डीसी शंट मोटर का अगर फील्ड ओपन हो जाए तो यह खतरनाक रूप से बहुत ही ज्यादा स्पीड धर लेता है। तो ऑप्शन में कौन सा मेरा है, पहला मोटर की गति स्थिर रहेगी, ये नहीं होगा। दूसरा मोटर की गति कम हो जाएगी, तो कम भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है मोटर लॉक हो जाएगा, तो लॉक भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन मेरा है यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। तो डीसी शंट मोटर का जब फील्ड ओपन हो तो इसका स्पीड बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ओके, ये चौथा ऑप्शन होगा, या खतरनाक ढंग से गति उच्च हो जाता है। 13 नंबर में क्वेश्चन है अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ज्यादा वोल्टेज है तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला हॉर्न गैप है, दूसरा ब्रीदर है, तीसरा थर्मल ओवरलोड रिले, चौथा है कंजर्वेटर। तो ये दोनों तो ऐसे ही छट गया। ब्रीदर का उपयोग किसके लिए करते हैं, ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं ब्रीदर और कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में मेरा ऑयल भरा होता रहता है, जो कि ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर टैंक रहता है गोल सा, उसको कंजर्वेटर बोलते हैं। ब्रीदर में क्या रहता है, सांस का नली है, इसमें सिलिका जेल भरा रहता है जो कि अंदर में नमी जाने से रोकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ए नंबर में हॉर्न गैप, एक है थर्मल ओवरलोड रिले। तो ये दोनों भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये मेरा थर्मल ओवरलोड रिले जो प्रयोग होता है बहुत कम के लिए। लेकिन हॉर्न गैप है जो अत्यधिक वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरा कौन सा प्रयोग होता है, हॉर्न गैप अरेस्टर ऐसे बोलते हैं, हॉर्न गैप। इसका ऑप्शन होगा हॉर्न गैप। ओके, तो अगला क्वेश्चन मेरा 14 नंबर, किस इलेक्ट्रोड का उपयोग पाइप अर्थिंग के लिए किया जाता है। तो जो पाइप अर्थिंग हम करते हैं उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन मेरा है तांबे का ठोस रड, दूसरा खोखली जी आई रड, जी आई मीन्स गैल्वेनाइज्ड आयरन, जी से गैल्वेनाइज्ड, आई से आयरन। सी नंबर में है तांबे की प्लेट और डी में है सॉलिड जी आई रड, जी आई रड यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन रड। तो हम जब भी पाइप अर्थिंग करते हैं तो पाइप अर्थिंग करते हैं तो पाइप में हमारे को बार बार जब रेजिस्टेंस कम या ज्यादा, रेजिस्टेंस मेरा अगर ज्यादा होता कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें ऊपर से पानी या फिर उसको क्या कोयला ये सब पाइप में डालते हैं। तो उसको डालने के लिए मेरा पाइप कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, है ना। तब तो खोखला रहेगा, तब तो ऊपर से हम पानी डालेंगे या फिर चारकोल डालेंगे, कोयला डालेंगे, नमक डालेंगे, तो मेरा पाइप कैसा होता है, खोखला। यानी ऑप्शन नंबर बी है मेरा खोखला जी आई रड। जी आई तो रहेगा ही गैल्वेनाइज्ड आयरन, पाइप कैसा रहेगा, हॉलो रहेगा, खोखला रहेगा। 2 नंबर में 15 नंबर, एक इलेक्ट्रिक ओवन थर्मोस्टेट का कार्य खाली स्थान नियंत्रण करना। बोल रहा है इलेक्ट्रिक ओवन में जो थर्मोस्टेट प्रयोग होता है उस किस लिए प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ओवन में जो थर्मोस्टेट है
किस लिए प्रयोग करते हैं? जैसा कि पिछला वीडियो में हम बताए थे, तापमान को नियंत्रण करना यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है, कम या ज्यादा करने के लिए हम थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीआरसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, गोलाकार छेद के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गोलाकार यानी गोलाकार छेद, गोलाकार होल करना है तो कौन सा चीज का प्रयोग करेंगे? पहला छेनी। छेनी से तो गोलाकार होगा नहीं, फ्लैट फाइल से भी गोलाकार नहीं होगा, ड्रिल भी हर एक तरह का रहता है, लेकिन हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करके हम गोलाकार छेद कर सकते हैं। 17 नंबर है, मोटर का स्पीड को दर्शाता है। जिस प्रकार गाड़ी में स्पीड को स्पीडोमीटर दर्शाता है, उसी प्रकार मोटर का स्पीड को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेकोमीटर। ये सब तो नहीं प्रयोग करेंगे। ये मेरा हाइट दर्शाता है, ये मेरा एयर का प्रेशर, बैरोमीटर एयर का प्रेशर, अल्टीमीटर हाइट, लेकिन टेकोमीटर जो है मोटर का स्पीड को ज्ञात करने के लिए हम टेकोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी चार्जर होता है, रेक्टिफायर, साइक्लो कन्वर्टर, कन्वर्टर, चॉपर। तो बैटरी चार्जर क्या होता है? रेक्टिफायर की तरह प्रयोग करते हैं। चॉपर क्या है मेरा? डीसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रयोग होता है? चॉपर। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है चॉपर। और ये 19 नंबर में, कौन सा मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है? यानी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कौन चेंज करता है? ऑप्शन क्या है मेरा? डायनेमो तो नहीं चेंज करेगा। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये सब जो है कभी कभी फार्मूला भी देता है। एसएमपीएस का क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। यूपीएस का दिया इनपुटेबल पावर सप्लाई। तो ये भी नहीं होगा, डायनेमो तो होगा ही नहीं। तो मेरा कौन सा होगा? सिंक्रोनस मोटर। लास्ट क्वेश्चन है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में फुल वेव संशोधक रेक्टिफायर बनाने के लिए कितना डायोड चाहिए? यानी फुल वेव के लिए सेंटर टैप में कम से कम कितना डायोड चाहिए? कम से कम मैक्सिमम 2 डायोड, मिनिमम 2 डायोड चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, मिनिमम 2 डायोड। तो आज 20 क्वेश्चन आपको कराया। पिछला वीडियो में भी 20 क्वेश्चन हमने एलपी प्रीवियस ईयर का आपको कराया था। तो जिनको अच्छा लगे वो प्ले लिस्ट में जाइए, मेरा वीडियो देखिए। मैग्नेट का हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, और एएलपी का भी कराया, तो देखिए। और जो टेस्ट देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करके मेरा टेस्ट दीजिए। और उसका पासवर्ड है बंगाली, सब स्मॉल में है, BENGALI बंगाली। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।